हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉयर्स ज्ञान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ एपेलेट कोर्ट अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 1908। तो एपेलेट कोर्ट के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, और पावर्स के साथ ड्यूटीज भी आती हैं। तो उस बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो कुछ पावर्स हो सकती हैं कि पावर लाइक अल्टीमेटली रिजॉल्व द केस लाइक that, or power to remand, power to frame or refer the case for trial or take additional evidences, etc. etc. तो सीपीसी में कहाँ पे दिया गया है, कौन से प्रोविजंस है जो इस बारे में बात करते हैं, पावर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट की बात करते हैं। तो वो है सेक्शन 96 to 108 एंड रूल्स 23 to 33 ऑफ ऑर्डर 41 ऑफ द सीपीसी। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ प्रोविजंस के बारे में, यहाँ पे बात करेंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या क्या पावर्स हैं और क्या क्या एपेलेट कोर्ट कर सकता है। सो टू पावर टू डिसाइड अ केस फाइनली, तो ये डिस्कस होता है सेक्शन 107 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए एंड रूल 24 ऑफ ऑर्डर 41। तो यहाँ पे एपेलेट कोर्ट केस को डिसाइड कर सकता है, फाइनल जजमेंट दे सकता है। यहाँ पे प्रूफ ऑन रिकॉर्ड इज एडिक्वेट टू एनेबल द एपेलेट कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट। यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना पड़ा, बस जज ने देखा कि यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है और तुरंत जजमेंट दे दिया। ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं करना पड़ा इस अपील में, तब यहाँ पे ये सेक्शन के अंडर पावर दी गई है कि कोर्ट तुरंत डिसाइड कर सकता है। अगर मैं रीड करूँ लाइन को, तो वो ये है कि where the proof on record is adequate to enable the appellate court to pronounce judgment, it may finally conclude the case despite that the judgment of the trial court has proceeded completely upon a ground other than with the intention of on which the appellate court proceeds. अब दूसरी पावर आती है रिमांड की। पहले जान लेते हैं कि रिमांड क्या है। रिमांड एक तरीके से है मीन्स टू सेंड बैक, मतलब केस को वापस ट्रायल कोर्ट के पास भेज देना, एक तरीके से ये मतलब हुआ रिमांड का। तो ये डिस्कस होता है अंडर सेक्शन 107 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी एंड रूल्स 23 to 23 ए ऑफ ऑर्डर 41। तो यहाँ पे जो पावर है वो ये कहती है कि इफ द कोर्ट ऑफ द ट्रायल हैज अ केस ऑन प्रिलिमिनरी पॉइंट without documenting findings on other issues and the court of appeal reverses the decision thus passed, it may refer the case back to the court of the trial to decide on additional matters to conclude the case. This is called a remand. अगर केस ट्रायल कोर्ट ने पास कर दिया है और आगे फिर अपील गई है और कुछ मैटर्स पे डिस्कशन नहीं हुआ है या ट्रायल कोर्ट ने उस पर ध्यान नहीं दिया है, तो अपीलेट कोर्ट उसको वापस भेज सकता है और कह सकता है कि इस पे भी डिस्कस करके इस केस को क्लोज करा जाए। अगर आप डिटेल में पावर्स एंड ड्यूटीज अपीलेट कोर्ट की पढ़ना चाहते हैं तो हमारा ब्लॉग ज़रूर पढ़ें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके हमारा ब्लॉग पढ़ सकते हो, या आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे जाके भी सर्च करोगे तो आपको ये ब्लॉग मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। वेबसाइट है lawyersgyan.com। तो दूसरी पावर की बात कर लेते हैं, पावर टू इशू एंड पास ऑन देम फॉर ट्रायल। यह है सेक्शन 107 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी एंड रूल्स 25 एंड 26 ऑफ द ऑर्डर 41 ऑफ सीपीसी। So these things all concern about power. This is considered very necessary in cases where abstinence has been exercised by the lower court in performing its function of framing any issue or attempting any matter or deciding some question of fact that is needed to be decided to dispose of the suit on merit. In all these circumstances, the Court of Appeal has the authority to frame issues for the lower court and may also fix a certain time limit while referring them for the trial. मतलब यहाँ पे अगर ट्रायल कोर्ट कुछ इशू फ्रेम नहीं कर पा रही है या कुछ अटेम्प्ट कर रही है नए मैटर पे, या कुछ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है
जो डिसाइड नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पे कोर्ट ट्रायल कोर्ट के पास भेज सकता है कि आप प्लीज़ यहाँ पे हमने आपके लिए फ्रेम कर दिया, प्लीज़ यहाँ पे आप इसको फटाक से डिसाइड कर दीजिए। पावर टू टेक एडिशनल एविडेंस ये दिया गया है सेक्शन 1071D, रूल 27 एंड 29 या रूल 27 to 29 of order 41. So it is an appellate court's power to take further evidence. मेनली ये कहा जाता है कि आप एक्स्ट्रा एविडेंस नहीं ले सकते हैं, जो एविडेंस ट्रायल कोर्ट ने लिए हैं आप उसके अकॉर्डिंग आप जजमेंट देखिए, बट यहाँ पे पावर दी गई है कि आप appellate कोर्ट एडिशनल एविडेंसेस भी ले सकता है। तो एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। एनीथिंग एल्स व्हाट वी कॉल इट जनरल लॉ इज दैट सच एन अपील मस्ट बी डिसाइडेड बाय appellate court on the testimony provided by the lower court parties. Nevertheless, this exception has provided for in section 1071D, which has 3 requirements to be met by the parties presenting such additional evidence in the court of appeal. First one is, person demanding such admission of additional evidence should be able to demonstrate the reason why he was unable to produce it at first at the trial stage in trial court. Second condition, the party concerned should have an opportunity to refute such additional evidence by admitting additional evidence. Third, empirical information must be important to solving the problem. So in this case, section 107 is an exemption to the general principle and empowers the court to take additional evidences or require such evidence to be taken subject to circumstances laid down in Rule 27 of Order 41. Please Rule 21 पढ़ लेना, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं. So power to modify decree. Under our Rule 33 of Order 41, which entitles the court to render whatever order it thinks fit, not only as between the appellant and the respondent, however also as connecting one respondent and another respondent. An appellate court's right to change a decision is very relevant. This power is an authoritative but discretionary force. This is very clear that if the verdict is overturned in an appellate court, the appeal court passes the order on the same overturned verdict. The same rules and procedures are dealt with in compliance with Rule 33. The jurisprudential strategy behind this law is to allow the appellate court to take the whole issue into its own hands and to administer complete justice. In Mahant Dhangir versus Madan Mohan, the court also held that the court should not refuse to exercise discretion on mere technicalities. लिमिटेशन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी. तो लिमिटेशंस एक तरीके से क्या है? द रूल डज नॉट कन्फर अनरिस्ट्रिक्टेड राइट टू रीओपन डिक्रीज विच हैव बिकम फाइनल merely because the appellate court does not agree with the opinion of the trial court, nor the appellate court will interfere with the finding of fact. The discretionary power cannot be exercised to nullify the effect of the abatement of appeal. An appellate court is empowered to reappreciate the evidence, to add transports and substitute the parties, to permit to withdraw of proceedings, to return a plaint or memorandum of appeal or for presentation to the proper court. ये कुछ एडिशनल पावर बताई है मैंने अभी कि कोर्ट के पास ये पावर है कि वो एविडेंस को रीअप्रिशिएट कर सकता है, ऐड ट्रांसपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर सकता है पार्टीज को, परमिट कर सकता है प्रोसीडिंग्स को कि विड्रॉ हो जाए वो प्रोसीडिंग्स, रिटर्न अ प्लेंट और मेमोरेंडम ऑफ अपील, कुछ भी कर सकता है कोर्ट, बट जो जस्टिस के लिए इम्पोर्टेंट हो बस वही कर सकता है. ड्यूटीज ऑफ द एपेलेट कोर्ट, यहाँ पे अब बात करेंगे जो एपेलेट कोर्ट की ड्यूटीज हैं. तो पहली ड्यूटी है टू डिसाइड द अपील फाइनली. तो कोर्ट का मेन यहाँ पे मोटिव होना चाहिए एपेलेट कोर्ट का कि आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज द कोर्ट शुड डिसाइड द केस फाइनली बाय अप्लाइंग इट्स जुडिशियल माइंड एंड जस्टिस हो जाना चाहिए. आई थिंक दोनों पार्टीज को जस्टिस मिलना चाहिए, एक पार्टी को तो मिलना ही चाहिए, जो एग्रीव्ड पार्टी उसको तो जस्टिस मिल ही जाना चाहिए और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मिल जाना चाहिए. दूसरी ड्यूटी है
not to interfere with decree for technical errors. अगर ट्रायल कोर्ट ने कोई डिग्री पास की है और उसमें कोई टेक्निकल एरर है तो वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जस्ट ऑन मियर बेसिस ऑफ टेक्निकल एरर्स. So section 99 of CPC provides that a decision which is otherwise correct and based on fact should not be disturbed for technical reasons. So it is the responsibility of the appellate court not to intervene with a decision for technical mistakes to avoid undermining the ends of justice and acting as a way of litigation. Third duty is duty to reappreciate evidence. The appellate court's obligation to reappreciate facts ensures that when an appellate court hears an appeal with almost the same power as the original court along with certain extra powers, upon due care and caution, the court may reappreciate such evidence as it held in a case where a finding of fact was reached by the court of trial. The trial should not be slightly disturbed primarily by appreciating oral evidence unless the approach of the trial court to the assessment of evidence is significantly incorrect. Contrary to well established or pervasive principles, three essentials should normally be present before an appellate court reserves a finding of fact recorded by the trial court. It applied its mind to reasons given by the trial court. It had no advantage of seeing and hearing the witnesses. It records cognate and convincing reasons for disagreement with the trial court. Fourth duty is to record reasons. One of the appellate's essential responsibilities is to record reasons. All other courts of appeal other than a high court have the obligation to document reason for their decision, if it is appreciable to do so. Although Rule 31 specifies that there must be explanation for an appellate court's decision, and such decision endorsed by reason, the court's conclusion must be eventually decided and concluded. हाई कोर्ट के अलावा और जितने भी अपीलेट कोर्ट्स हैं उनको रिकॉर्ड करना होगा रीज़न कि उन्होंने ये जजमेंट क्यों बदला या क्यों दिया ऐसा जजमेंट, तो वो रीज़न रिकॉर्ड्स करने होंगे. Whereas the High Court finds the trial court judgment to be unsatisfactory and set aside such judgment, it ought to carefully examine facts and law and give cognate reasons for setting aside such judgments. Please follow us on social media. If you have any queries, please DM us. You can ask. Thank you for watching this video. Please subscribe to our channel for more such videos and share.